नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी राजनीति समझना बहुत मुश्किल है और उनकी राजनीतिक समझ को समझना तो और ज़्यादा मुश्किल है कि वो किस तरह से राजनीति के बारे में सोचते हैं, किस तरह से वो उस पर रिएक्ट करते हैं, किस तरह के बयान देते हैं। एसआईआर का प्रोसेस उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वो 26 तारीख को पूरा हो गया। इस बीच में एक बयान आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि 4 करोड़ फॉर्म लौटे नहीं हैं, उनमें ज़्यादातर आपके वोटर हैं, उनकी चिंता कीजिए, सब लोग लगिए, बाकी सारा काम छोड़कर एसआईआर में लगिए, लोगों का वोट बनवाइए। अब ये हर पार्टी में जहाँ भी एसआईआर हो रहा है, हर पार्टी में इस तरह की चिंता है। और चूंकि ये जो 4 करोड़ नहीं आए थे, उनमें से ज़्यादा संख्या ऐसे इलाकों से थी जो शहरी इलाके हैं, और शहरी इलाकों को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर ज़्यादा रहते हैं। हालांकि कई तरह के राजनीति में मिथक है। देखिए, देश में जो मुस्लिम आबादी है, ख़ासतौर से अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी का ज़्यादा हिस्सा शहरों में रहता है, गाँव में कम रहता है। तो शहर में सिर्फ भाजपा के वोट हैं ऐसा नहीं है। एक बात, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उनमें भाजपा के वोटर ज़्यादातर हैं, वो शहरों में रहते हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि शहर से वोट कम अगर हो रहे हैं या लोग वोटर नहीं बन रहे हैं, फॉर्म भरकर लौटाए नहीं हैं, तो ये भाजपा के लिए चिंता की बात है। अब ये तो एक सामान्य बात हो गई कि एसआईआर चल रहा है, उसमें हर पार्टी को लगना चाहिए, हर पार्टी के विधायक, सांसद और पदाधिकारियों को लगना चाहिए अपने बीएलए के साथ, और बीएलओ से मिलकर जितना संभव हो जो लोग वोटर होने की पात्रता रखते हैं वो वोटर बनाए जाएं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनसे कहा जाए कि आप फॉर्म भर के जमा कीजिए। ये सब प्रोसेस तो हो चुका। अब कितने वोट कटेंगे, कितने बचेंगे, ये अभी इलेक्शन कमीशन जब फाइनल लिस्ट जारी करेगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं एसआईआर पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव का मुद्दा क्या था जब एसआईआर की घोषणा हुई। उनका मुद्दा था, बल्कि कहें आरोप था, कि ये एसआईआर हो रहा है प्रदेश में मुस्लिम और दलित वोटों को कटवाने के लिए, यानी जो दलित समाज से और मुस्लिम समाज के वोटर हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए एसआईआर हो रहा है, और चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं। अब जैसे ही योगी जी के बयान पर रिएक्शन दिया अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने एक तरह से एसआईआर को एंडोर्स कर दिया। एसआईआर में कोई गड़बड़ नहीं है, बीजेपी का वोट कट रहा है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, अभी तक एक बार भी आरोप नहीं लगाया है कि मुसलमानों और दलितों का वोट काट दिया गया है। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसके दौरान की बात कर रहा हूँ। अब वो अपना असली मुद्दा भूल गए और वो खुशी से झूमने लगे कि भाई इतने अगर लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया है, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या बनाए रखने की कोशिश नहीं की है, तो उन्होंने गणित उसका निकाल लिया कि 403 से डिवाइड कर दीजिए और हर विधानसभा क्षेत्र से 60-65 हज़ार वोट कम हो गए। और उन्होंने ये मान लिया कि ये सब वोट बीजेपी के थे जो कम हो गए, और कहा कि बीजेपी 2027 के चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार करेगी। तो पहला काम तो आपने किया कि जो आपका मुद्दा था उसी को ध्वस्त कर दिया एसआईआर का, कि एसआईआर में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। दूसरा, आपका मुद्दा जो था कि दलित और मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं, मतलब इस समाज के लोगों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, वो मुद्दा आपने छोड़ दिया। आपने एसआईआर को एक तरह से स्वीकार कर लिया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, और आप इस बात से खुश हैं कि भाजपा के वोटर कट रहे हैं, हमारे वोटर नहीं कट रहे हैं। ये सही है कि एसआईआर में जितनी मेहनत समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने की है, विधायकों सांसदों ने की है, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उतना काम नहीं किया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी सजग रही है, शुरू से अपने बीएलएस को एक्टिवेट किया है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ हैं या भाजपा के साथ हैं। वो जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब भाजपा के पक्ष में जा रहा है।
राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तक एसआईआर को जिस तरह से मुद्दा बना रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये नाम दिया जा रहा है मतदाता सूची का शुद्धिकरण और ये मतदाता सूची का अशुद्धिकरण हो रहा है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका कहने का उद्देश्य यही था। एक बार भी अखिलेश यादव ने शिकायत नहीं की कि उनका वोटर कटा है या उनका जो कोर वोट है उस समाज के लोगों का वोट कटा है। तो एसआईआर को तो आपने 100 में 100 नंबर दे दिए, जिसको लेकर आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसके खिलाफ आंदोलन की धमकी दे रहे थे। एक तो ये काम किया, मतलब उड़ता हुआ तीर ले लिया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत साबित करने की बजाय आपने चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी और एसआईआर को सही बता दिया और खुश भी हो गए। चुनाव अभी आया नहीं, फरवरी मार्च 2027 में चुनाव है, लेकिन अपनी जीत की घोषणा कर दी। दूसरा उनका मुद्दा जो पीडीए का है। अब आप देखिए, कोई राजनीतिक दल जो चुनाव में उतरता है वो कभी समाज के किसी वर्ग का ये संदेश नहीं देता कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन कुछ छुटपुट नेताओं को छोड़ दीजिए तो भाजपा का कोई बड़ा नेता ये नहीं कहता कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए संदेश क्या दिया कि हमें सवर्णों का, खास तौर से ब्राह्मणों ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए। हर बात में वो पीडीए का जिक्र करते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से मतलब उनका केवल मुसलमान है। तो अब आप ये समझिए कि जो उन्होंने अपने को एक बड़े मतदाता वर्ग से एक तरह से काट लिया है। उत्तर प्रदेश में सवर्ण मतदाताओं की जो संख्या है या प्रतिशत है वो लगभग 20 से 22% है। तो 20 से 22% मतदाताओं को आपने संदेश दे दिया कि तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हम तुम्हारे वोट के भरोसे नहीं हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह के बयान आते हैं अखिलेश यादव के, उसको पढ़कर, उसको सुनकर ये लगता है कि कोई जो राजनीतिक समझ उनमें अब तक विकसित हो जानी चाहिए थी। 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र क्या है? केवल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बाहर उसका कोई जनाधार, कोई आधार कुछ भी नहीं है। तो अखिलेश यादव की सारी राजनीति उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। वहाँ उनको कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, इससे तय होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उत्तर प्रदेश पे सब कुछ टिका हुआ है। ये सबसे ज़्यादा क्या, अगर स्टेक कहीं है तो उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश यादव का। 2022 में उनकी पार्टी को अच्छी सफलता मिली। सरकार नहीं बना पाए, ये अलग बात है, लेकिन उनकी पार्टी और सहायक दलों को मिलाकर लगभग 125 विधायक उनके जीत कर आए। अब किसी भी समझदार राजनेता का अगला कदम क्या होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में खूंटा गाड़कर बैठ जाए और 2027 की तैयारी करे कि 27 में हमको सत्ता में आना है, 22 में हम नंबर 2 रह गए, 27 में नंबर 1 आना है। 2024 में लोकसभा चुनाव आया और वो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बन गए, लोकसभा चुनाव जीत गए। पार्टी को अच्छी सफलता मिली, 37 सीटें मिली। पार्टी के इतिहास में पहली बार इतनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश से लोकसभा की। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब आपको, खास तौर से जब नतीजा आ गया लोकसभा चुनाव का, स्पष्ट हो गया कि भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। अगर भाजपा की सरकार न बन रही होती, इंडी गठबंधन की बन रही होती, तो एक बार समझ में आता कि आप राष्ट्रीय राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं। अगर गैर भाजपा सरकार बनती तो उसमें आपको बड़ा मंत्री पद मिल सकता था, महत्वपूर्ण पद मिलता, लेकिन वो सब तो हो नहीं रहा था। लेकिन नतीजे के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। नेतृत्व के स्तर पर कहें तो उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। अगर विधानसभा में उनके सामने बैठते और उनके आरोपों का जवाब देते तो उसका असर दूसरा होता और उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता दे रहा, माता प्रसाद पांडे देते हैं, वो लगता है कि बड़ी मजबूरी में जो है, अगर योगी जी का विरोध भी कर रहे हैं तो बड़ी मजबूरी में कर रहे हैं। तो आपने जो अपोजिशन का स्पेस था, खासतौर से विधानसभा की बात कर रहा हूँ,
उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। तो विधानसभा में आपके हस्तक्षेप से जो पार्टी को फायदा हो सकता था वो आपने गंवा दिया और आप दिल्ली चले गए, लोकसभा में चले गए। लोकसभा में चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति हो, उसमें आपकी कोई हैसियत बन नहीं पाई। इंडी गठबंधन के साथी दलों में कौन आपके साथ खड़ा है या कौन आपको भविष्य का नेता मान रहा है। अगर ये भी होता कि पार्टियों में एक बड़ी संख्या होती जो भविष्य का नेता मानती, तो भी होता कि लोकसभा में बने रहने का फायदा है। आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं कि आप ऐसा हस्तक्षेप कर सकें, ऐसा भाषण दे सकें जिसका दूरगामी असर हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपका प्रभाव ज़्यादा हो सकता था, बेहतर हो सकता था, पार्टी के लिए अच्छा हो सकता था। हमेशा योगी जी के चैलेंजर के रूप में आप सामने बैठे होते, तो वो मौका आपने गंवा दिया। अब आप दूसरी बात देखिए कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन वहां चुनाव प्रचार करने चले गए। अब देखिए, इस तरह के चुनाव प्रचार में हमेशा एक खतरा रहता है, जोखिम रहता है कि सफलता मिल गई तो वाह वाह, और सफलता नहीं मिली तो जहां सफलता नहीं मिली वहां से तो गए ही, वहां कुछ था नहीं तो जाने का सवाल नहीं है। आपको दूसरी जगह आपका जो गढ़ है वहां नुकसान होता है। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन देश में किसी एक राज्य में सबसे मजबूत है, सबसे प्रभावशाली है, तो बिहार में। अखिलेश यादव के वहां चुनाव प्रचार करने से कोई असर नहीं पड़ा उस पर। तो अगर ये सोच रहे हो अखिलेश यादव कि बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और उनके चुनाव प्रचार में इस तरह से असफल हो जाने का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो राजनीतिक रूप से कितने समझदार हैं। बिहार में चुनाव प्रचार में जाना उनकी गलती। अगर वो अतीत से सबक सीखते, उनके पिता बड़ी संख्या में बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार चुके हैं। वो अलग बात है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग थी भारतीय जनता पार्टी से, जिसके तहत मुलायम सिंह यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये काम मुलायम सिंह यादव करते रहते थे। गुजरात को याद कर लीजिए, गुजरात में बाकायदा अमर सिंह और भाजपा के नेताओं में बैठक करके तय किया कि किन किन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार उतारना चाहिए जिससे भाजपा को फायदा हो। आप तो उस तरह की भी राजनीति नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश यादव के किसी से बहुत अच्छे संबंध हो। तो बिहार में चुनाव प्रचार करके अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि उनको हासिल क्या हुआ। जो वहाँ महागठबंधन था या इंडी अलायंस, जो भी नाम दीजिए आप, उसकी इतनी बुरी तरह से हार हुई कि उसका आपको क्या फ़ायदा मिला। उसमें आपका भी नाम जुड़ गया कि आपने भी कोशिश की, तब भी कुछ नहीं कर पाए। आजकल संचार तंत्र ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सबको सब कुछ पता चलता है दुनिया भर में जो हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को ये पता नहीं चलेगा कि बिहार में क्या हुआ, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। तो अब चुनाव के इतने नज़दीक जिस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं, जो काम तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई कि मुस्लिम यादव वोट बैंक में वो कुछ और जोड़ नहीं पाए। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उनको जो सफलता मिली उसको वो स्थायी मानकर चल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की सफलता जो बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उसी में जो है वो तिरोहित हो गई थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा ने अपना घर सुधारने, अपनी रणनीति को नए सिरे से बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। उसका नतीजा सबके सामने है, पूरे देश के सामने है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन राज्यों में जो भाजपा की जीत है वो कोई सामान्य जीत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पहले भाजपा जीती नहीं, लेकिन इस बार की जीत जिस पृष्ठभूमि में हुई, 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा धक्का खाने के बाद जो हुई, खासतौर से महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसके बाद इस तरह की सफलता,
ये बताती है कि भाजपा हार से सबक सीखती है और तुरंत कोर्स करेक्शन करती है, लेकिन जीत से भाजपा जो है निश्चिंत होकर बैठ नहीं जाती कि बस अब ये जीत लिया, ये परमानेंट हो गया। अखिलेश यादव के बयानों से ऐसा ही लगता है, उनको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जो सफलता मिली वो सफलता अब स्थायी हो गई है और विधानसभा चुनाव में उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बड़ी चुनौती नहीं है। तो एसआईआर के मुद्दे पर ही उन्होंने कह दिया कि बीजेपी तो जो है दहाई में नहीं पहुंचेगी, तो फिर उसके बाद तो पार्टी तो एक ही बचती है, समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने एक तरह से 2027 विधानसभा चुनाव का नतीजा अभी से घोषित कर दिया है, लेकिन अगर वो इसी मुगालते में रहे तो उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मैं एक बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके लिए लगातार 3 चुनाव हारना, उसको बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। अखिलेश यादव विधानसभा के 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, वो लोकसभा के 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं 14 और 19 में। अगर 2027 का विधानसभा चुनाव हार गए तो उनके लिए अपनी पार्टी को एक बनाए रखना, अपनी पार्टी के सर्वाइवल का उपाय करना वो मुश्किल हो जाएगा। इस चुनौती को, इस संकट को उनके कम से कम बयानों और उनका जो कार्यकलाप है उससे लगता नहीं कि अखिलेश यादव समझ रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।